हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली थ्रू द एजेस, ये जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री का आपका एक सब्जेक्ट है, दिल्ली थ्रू द एजेस। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट की एक यूनिट जिसका नाम है प्राचीन दिल्ली एवं उसके समीपवर्ती स्थान, इंद्रप्रस्थ, अशोक के शिलालेख, मेहरौली, लोह स्तंभ, लालकोट। तो आज हम इसको कवर करेंगे, काफ़ी अच्छे से सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखो, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा शामिल नहीं किया गया, फिर भी वीडियो लॉन्ग हो गई। क्यों लॉन्ग हो गई? क्योंकि सारी बातें आपको समझानी थी। जब तक समझ नहीं आएंगी तब तक याद भी नहीं होंगी, और आपको इतना कंटेंट दे दिया जाएगा कि आप आराम से अपना आंसर लिखकर आ जाएंगे। प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही हो रही हैं, न्यू एनईपी के तहत ही पढ़ाई जा रही हैं आपको। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इस यूनिट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो इंद्रप्रस्थ है या प्राचीन दिल्ली रही है, उसके अध्ययन की क्या स्रोत हैं, क्या पुरातात्विक स्रोत हैं, इसको लिखिए। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, बीते 4 सालों से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि इंद्रप्रस्थ के इतिहास से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन उनके जो स्रोत हैं, इसके बारे में बताइए। तो बच्चे क्या करते हैं, इतिहास के बारे में लिख देते हैं, लेकिन याद रखना इतिहास और स्रोत में अंतर है। स्रोत वो चीज़, ग्रंथ हैं, वो पुरातात्विक किले वगैरह हैं, खुदाई में मिली हुई चीज़ है जो हमें इतिहास को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने महाभारत के बारे में पढ़ा, तो कौन आपको महाभारत के बारे में बता रहा है? एक ग्रंथ है महाभारत, उससे हमें पता चलता है महाभारत के बारे में। तो स्रोत क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी होती हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। कोई नहीं, सारी बातें करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी चीज़ें एक्यूरेट और 100% ऑथेंटिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा दें, क्योंकि क्या हो रहा था यूट्यूब पर कि बहुत समय से इस सब्जेक्ट को सही से पढ़ाया नहीं गया, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पर कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने कुछ भी पढ़ा दिया था थ्रू द एजेस में। कुछ भी मतलब क्या है कि हल्का फुल्का जो उन्हें सही लगा उन्होंने पढ़ाया। कोई नहीं, यहाँ पे अब आपको ऑथेंटिक चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले हमें बात करना है दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए स्रोत। दिल्ली के अतीत के लिए अध्ययन के स्रोत, पहले इस टॉपिक को समझ लो। देखो, हम दिल्ली का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन आखिर वो स्रोत कौन से हैं? वो स्रोत कौन से हैं जिसके आधार पर हम दिल्ली का इतिहास को पढ़ रहे हैं? जैसे कि मान लो हमने दिल्ली का इतिहास पढ़ा कि दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। हमने दिल्ली को पढ़ लिया कि दिल्ली पहले जो पृथ्वीराज सिंह चौहान थे, उनके कंट्रोल में थी। हमने इतिहास पढ़ लिया, लेकिन वो स्रोत कौन से हैं जो हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में बताते हैं? तो हम यहाँ पर इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी बातें आपको लिखनी पड़ती हैं जब स्रोत वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा माना जाता रहा है कि दिल्ली में प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी रहती आई है। भले ही प्रागैतिहासिक समय के पत्थर के औजार दिल्ली में कई स्थानों पर पाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली के चट्टानी हिस्से हिस्से में, फरीदाबाद के अनंतपुर में, लेकिन फिर भी प्रागैतिहासिक लोगों के कोई कंकाल अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्रोतों की। ठीक है, इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्रोत की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो दिल्ली में प्रागैतिहासिक काल से माना जाता रहा है कि मानव आबादी रहती आई है। प्रागैतिहासिक काल मतलब बहुत पुराना काल, जब लोग लोग जो हथियार वगैरह थे लोगों के, वो पत्थर के हुआ करते थे। ठीक है, बहुत प्राचीन समय की बात हो रही है। ठीक है, जब मनुष्य लगभग पूरी तरह जंगली थे, वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, कोई गांव या बस्तियां सही से स्थापित नहीं थी। तो उस समय से माना जाता है कि दिल्ली में मानव बस्तियां रहती आई हैं। और कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कि पत्थर के औजार हमें दिखाई देते हैं दिल्ली के कुछ स्थानों में, जैसे कि दिल्ली के कुछ चट्टानी इलाके हो गए, वहाँ पे हमें कुछ पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इसके अलावा फरीदाबाद का एरिया हो गया, तो अनंतपुर में हमें कुछ साक्ष्य, कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो हमें थोड़ा सा बताते हैं कि हाँ, प्रागैतिहासिक काल में मानव बस्तियाँ भारत में थी। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों के बावजूद हम स्पष्ट रूप से अभी तक हमें कोई बड़ा साक्ष्य, बड़ा सबूत नहीं मिला है प्रागैतिहासिक टाइम के बारे में। जैसे कि हमें यहाँ पर कोई मानव कंकाल प्रागैतिहासिक काल का नहीं मिला, जो बहुत पुराना जो समय था उस समय का अभी कोई कंकाल हमें नहीं मिला है। दुर्भाग्य से पुरातात्विक साक्ष्यों के अपर्याप्त होने के कारण हम प्रागैतिहासिक कालीन दिल्ली के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं। इस तरह भौरगढ़, मंडरोली आदि में पाए जाने वाले उत्तर हड़प्पा के अवशेष हमें दिल्ली क्षेत्र में प्रारंभिक आद्य ऐतिहासिक बस्तियों के बारे में बहुत कम बताते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली के अगर हम इतिहास के स्रोतों की बात करें कि वो कौन से स्रोत हैं जो दिल्ली के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो वो बहुत कम है।
जैसे कि अगर हम बात करें तो हम तो कहते हैं कि भाई प्रागैतिहासिक काल से मानव रहता आया है दिल्ली में, लेकिन जब बात आती है सबूत की कि भाई सबूत दो इंसानों का, कोई कंकाल वगैरह मिला है क्या उस समय का, तो ऐसा नहीं है, सही सही सा कोई इतना पुराना कंकाल नहीं मिला है। इसके अलावा पुरातात्विक वस्तुएं जो हैं वो अपर्याप्त हैं, सही पूरी नहीं है हमारे पास। पुरातात्विक साक्ष्यों का मतलब है कि जैसे हमने खुदाई की तो खुदाई में हमें कुछ खास चीज़ें नहीं मिली। ऐतिहासिक चीज़ें हमारे पास, ऐतिहासिक सबूत कुछ खास नहीं है। कोई ऐतिहासिक बहुत पुराना ऐसा कोई नहीं है कि हमने खुदाई की और हमें कोई एक ऑथेंटिक ग्रंथ मिल गया हो। ऐसी कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है, कोई लिखी हुई चीज़ मिल गई हो, कुछ भी। तो ऐसा पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, जो सबूत होते हैं इतिहास को बताने वाले, हमारे पास वो पूरे नहीं हैं। तो इस कारण से प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम कुछ खास नहीं जानते। इसके अलावा जो पुराना समय था उसके जो भौरगढ़ का कुछ इलाका हो गया और मंडोली हो गया, तो इसमें उत्तर हड़प्पा यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद के कुछ अवशेष यहाँ पर, बहुत ही थोड़े से अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन वो भी हमें बहुत ही कम जानकारी देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा रटिए, भौरगढ़ मंडोली में मिलने वाले अवशेष हमें बहुत ही कम जानकारी देते हैं, सिंपल सी बात है। इसके साथ ही दिल्ली के पुरातात्विक साक्ष्यों की एक अन्य समस्या यह है कि जिन भी स्थानों की खुदाई आंकी गई है उनकी रिपोर्ट सही से अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि पुराना किला दिल्ली का एकमात्र ऐसा स्थान है, ऐसा स्थल है जहां हमें 2500 से अधिक वर्षों के निरंतर इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 1955 से 1970 और उसके बाद 2013 से 2014 में खुदाई की गई, फिर भी पुराने किले की रिपोर्ट पूरी तरह अभी प्रकाशित नहीं हुई है। देखिए दोस्तों, दिल्ली के इतिहास में कई सारी समस्याएं आती हैं जब हम स्रोतों की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास पर्याप्त रूप से पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हैं दिल्ली के इतिहास के बारे में। इसके अलावा जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते भी हैं उनके ऊपर सही से रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती। रिपोर्ट का मतलब है जैसे कि मान लो अभी कोई शिलालेख मिल गया, तो शिलालेख मिल गया एक जिस पे कुछ चीज़ लिखी हुई है, तो उसका अच्छे से मतलब निकाल कर उस पर अच्छी रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती जिससे कि आम लोगों को जानकारी मिल सके। तो रिपोर्ट का अभाव है, सही से रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं हुई है। जैसे कि कोई पुरानी चीज़ मिली तो उसके ऊपर रिपोर्ट बनती है ना, ये चीज़ क्या है, इतिहास से संबंधित, इतिहास से इसका क्या संबंध है, तो इस पर रिपोर्ट वगैरह सही से नहीं छापी गई है। एक उदाहरण है कि दिल्ली का इतिहास ना पुराना किला से ज़्यादा अच्छे से जाना जा सकता है, क्योंकि पुराना किला बहुत पुराना है और नाम ही इसका पुराना है। तो लगभग दिल्ली का ये जो पुराना किला है, इससे हमें 2500 साल पुराना दिल्ली का इतिहास हमें मालूम हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि आप 2500 साल पुरानी दिल्ली के इतिहास को आप जान सकते हो सिर्फ एकमात्र इस किले के द्वारा, है ना। तो इस किले में कई बार खुदाइयाँ भी की गई हैं, लेकिन जितनी भी खुदाइयाँ हुई हैं उस पर अभी तक पूरी तरह से कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। जो मैं समझाता हूँ आप इसे समझिए और ऐसा आप समझ कर अपना आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि हमारे पास दिल्ली के इतिहास के को जानने के लिए पर्याप्त पुरातात्विक आंकड़े नहीं हैं, इसी कारण से दिल्ली के शुरुआती इतिहास को समझने के लिए हम अधिकतर प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों पर ही निर्भर हैं। क्योंकि जो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनका वो हमारे पास बहुत ही कम है। बहुत ही कम का मतलब है जैसे कि हम खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई में हमें कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं मिली जिसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से प्राचीन दिल्ली के इतिहास को जान सकें। तो ये हमारे पास कम है। इसके अलावा कुछ ग्रंथ हैं, उसी पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। कुछ साहित्यिक ग्रंथ हैं, कुछ पौराणिक ग्रंथ हैं, उसी पर हमें निर्भर रहना पड़ता है दिल्ली के इतिहास को जानने के लिए। क्योंकि खुदाइयों में या बहुत बार जो रिसर्च की गई है पुरातात्विक रूप से, जो हिस्टोरियन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो रिसर्च वगैरह की गई, तो उसके द्वारा कोई साफ तौर पर सही आंकड़े नहीं मिले, जिस कारण से कुछ ग्रंथ हैं उनके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है हमें दिल्ली के शुरुआती इतिहास को समझने के लिए। हकीकत है भाई, दिल्ली के इतिहास को हम पता है कब से जानते हैं, लगभग 1000 ईस्वी के बाद से ही हम दिल्ली के इतिहास को जानते हैं। अब आप जो ये 1000 साल अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है सन ना, 2000 सन चल रहा है अभी, तो 2000 से 1000 कितना दूर है, मतलब 1000 का अंतर है दोनों में। तो बस हम 1000 साल पुराना इतिहास ही दिल्ली का थोड़ा सही से जानते हैं, उससे पहले का इतिहास जो है वो कुछ खास नहीं है। जैसे कि हम पटना वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये पटना वगैरह अशोक वगैरह की राजधानी रही है। पटना हो गया या जो राजगृह थी उस समय पाटलिपुत्र वगैरह, तो ये अशोक के साम्राज्य की, मगध की राजधानी रही। तो इसके बारे में हम तो कई 100 साल मतलब कई हज़ार साल पुराना इतिहास इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि अब अशोक का साम्राज्य लगभग 2500 साल पुराना था, तो 2500 साल पुराना हम इस इतिहास इसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन दिल्ली वगैरह के बारे में ऐसी जानकारी नहीं है।
लेकिन इन ग्रंथों में भी कई तिथियां अनिश्चित हैं और कई बार जो जानकारी इन ग्रंथों से मिलती है वह किसी पौराणिक कथाओं से जुड़ी होती है या ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें पूरी तरह विश्वसनीय प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्योंकि देखो, पुरातात्विक आंकड़े जो हैं वो कम हैं। जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इतिहासवेत्ता होते हैं, वो गए ढूंढने, रिसर्च की, कई बार खुदाइयाँ भी की, खुदाइयों में पुरानी चीज़ें मिली भी और कई बार नहीं भी मिली। तो जो भी चीज़ें मिली हैं वो बहुत कम है, चाहे वो लिखी हुई चीज़ें हों, चाहे कैसी भी चीज़ें हों। तो इसलिए जो ग्रंथ हैं उन्हीं के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन ये जो ग्रंथ हैं, बहुत सारे इनमें जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ पौराणिक हैं। जैसे कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं, तो धार्मिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ हैं जो कि धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। और इन ग्रंथों को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, पूरी तरह इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई बार इनमें जो तिथियां दी गई हैं, जो डेट बताई गई है, वो मैच नहीं करती पुराने सामानों से। तो कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, इसलिए कि जो ये ग्रंथ भी हमें मिलते हैं दिल्ली के इतिहास में, मतलब दिल्ली के इतिहास को जानने के लिए ये जो ग्रंथ अवेलेबल हैं, उस पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है दिल्ली के पुराने इतिहास को जानने में, डिफ़िकल्ट है काफ़ी। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे दिल्ली के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए जो स्रोत हमारे पास है उसके बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे थे। तो स्रोतों की बात कर रहे हैं हम, अभी हम इतिहास को नहीं पढ़ रहे, इतिहास भी मैं पढ़ाऊँगा दिल्ली का, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्रोत की। तो जो दिल्ली को जानने के लिए जो स्रोत हैं हमारे पास, जो सोर्सेज़ हैं, वो बहुत कम है। जैसे सोर्सेज़ का मतलब अगर अभी भी आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, जैसे कि आप बोलो कि सर कोई बुक बता दो दिल्ली थ्रू दी एजेस की, तो मैं बोलूँगा कि भैया दिल्ली थ्रू दी एजेस के बारे में जानने के लिए ना हमारे पास कोई ख़ास बुक नहीं है। एक मार्केट में 1 या 2 बुक अवेलेबल है बस, 1 या 2 बुक। तो आप कहोगे यार हमारे पास तो बहुत ही कम सोर्स है दिल्ली को पढ़ने का, इतिहास को पढ़ने का, मतलब अपने सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो उसी तरह ये सोर्स है, स्रोत है दिल्ली के अध्ययन का। अभी से और आगे पढ़ रहे हैं अभी हम, तो यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। इतिहासकार उपिंदर सिंह, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं। ये उपिंदर सिंह लेडी हैं, ठीक है, आप इन्हें मैन मत समझ लेना। उपिंदर सिंह, आपने मनमोहन सिंह को जानते होंगे, तो मनमोहन सिंह की बेटी हैं ये उपिंदर सिंह। तो इतिहासकार उपिंदर सिंह ने पत्थर के औजारों, प्राचीन टीले, मिट्टी के बर्तनों, स्मारकों, मूर्तिकला, साहित्य और स्थानीय परंपराओं के साक्ष्यों को एक साथ जोड़कर अपनी पुस्तक प्राचीन दिल्ली में पाषाण युग से लेकर राजपूतों के समय तक दिल्ली के इतिहास का पता लगाया। अब दिल्ली थ्रू द एजेस को लेकर ना इन्हीं की बुक भी एक प्राचीन दिल्ली का इतिहास, इन्होंने प्राचीन दिल्ली का इतिहास लिखा है। किस आधार पर इन्होंने प्राचीन दिल्ली का इतिहास लिखा है? तो इन्होंने जो पत्थर के औजार मिले हैं, जो प्राचीन जो टीले मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, जो प्राचीन स्मारक किले वगैरह रहे हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ साहित्य हैं, तो इन्हीं सब साक्ष्यों को इन्होंने इकट्ठा किया। ये जो सबूत थे दिल्ली के इतिहास को बताने वाले, या कुछ हमारे पास आंकड़े थे, उन सभी को इन्होंने इकट्ठा किया उपिंदर सिंह ने। और फिर इन्होंने शुरू से लेकर जब लोग पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, जब पाषाण युग चल रहा था, पाषाण युग का मतलब है जब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब जंगली थे, जंगली का मतलब वो मतलब उनके पास जो हथियार थे जस्ट वो पत्थर के थे, छोटे-छोटे, बहुत ही छोटे-छोटे उनके कबीले थे, स्पष्ट रूप से कोई बस्तियां या गांव नहीं थे। उस समय के इतिहास से लेकर इन्होंने जो राजपूत, जब पृथ्वीराज का दिल्ली पर अधिकार हुआ, तब तक के इतिहास को इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। सिंपल सी बात है, वो मैंने समझा दिया। तो इनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। उनके अनुसार, उपिंदर सिंह के अनुसार, दिल्ली के इतिहास में मुख्य रूप से प्रसारित स्थानीय कहानियाँ और परंपराएं अधिक जानकारी देती हैं, लेकिन ये कहानियाँ और परंपराएं लिखित रूप से किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि लोगों की सामूहिक स्मृतियों में मिलती हैं। अब यहाँ पे बात को समझो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये नोट्स वाला, लेकिन अभी मैं समझाता हूँ क्या बात है। तो उपिंदर सिंह की भी माने, अगर हम इनकी भी बात माने, काफ़ी अच्छी लेखिका रही हैं ये, तो इनकी बात अगर को हम माने तो इनका भी मानना है कि जो दिल्ली की कहानी है, दिल्ली की जो इस प्राचीन इतिहास की ये जो कहानी है, वो लोगों में फैली हुई है। वो क्या है, वो कथा के रूप में, कहानियों के रूप में ले लो, वो फैली हुई है। उसके जानने के लिए हमारे पास मतलब पुरातात्विक स्रोत कम है, ऐतिहासिक रूप से प्रूफ जो स्रोत होते हैं वो हमारे पास कम हैं। प्राचीन काल में दिल्ली के स्रोत, दिल्ली क्षेत्र का प्राकृतिक भूगोल अभी भी अस्पष्ट है। प्राचीन काल में दिल्ली क्षेत्र का प्राकृतिक भूगोल अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन प्रारंभिक इतिहास के 2 व्यापार मार्गों की सहायता से हम कह सकते हैं कि दिल्ली क्षेत्र की बस्तियां उत्तर भारत की अन्य प्राचीन बस्तियों जैसे मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती और कौशाम्बी के
साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। यमुना नदी के रूप में पानी की आसान पहुंच और पुराने व्यापार मार्ग पर शहर की सामरिक स्थिति ने दिल्ली की बस्तियों को फलने फूलने में मदद की। तो यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जाता है। देखो, अगर हम दिल्ली के भूगोल को देखें कि दिल्ली कहाँ पर स्थित थी, हकीकत में जो प्राचीन दिल्ली का इतिहास रहा है वो दिल्ली के किस कोने से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। अगर वैसे तो ये जो नई दिल्ली का एरिया है, जो पुराना किला है, यहाँ से नॉर्मली मान लिया जाता है, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से अभी भी इसकी जो स्थिति है दिल्ली की, वो सही से पता नहीं है कि कहाँ से इसका इतिहास शुरू हुआ। लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगाया गया कि जो दिल्ली होगी वो व्यापारिक मार्गों से कनेक्टेड होगी। जैसे कि उस समय जो पुराने जो शहर थे, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गई, इन शहरों से वो व्यापार मार्गों के द्वारा जुड़ी हुई होगी। ऊपर से यमुना नदी बहती थी दिल्ली के किनारे, तो पानी ने भी यहाँ पे फिर लोगों को बस्ती बसाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। हालांकि दिल्ली में पानी की कमी है, याद रखना, दिल्ली के किनारे है पानी। दिल्ली का उद्यम सुदूर पुरातनता में खोया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली उस शहर का सबसे पुराना नाम नहीं है जो सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। दिल्ली का पहला शहर इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ माना जाता है, जो देवताओं के लिए उपयुक्त शहर है। किंवदंती के अनुसार युधिष्ठिर द्वारा इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना की गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्न हो रही है, सारी चीज़ें वो घूमकर इंद्रप्रस्थ पर आ रही हैं। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इंद्रप्रस्थ को जानने के लिए जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनकी व्याख्या कीजिए। मतलब इंद्रप्रस्थ से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। आप याद रखना, आप अपना आंसर यहाँ से शुरू करोगे। दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत की जगह आप यहाँ पे बस इंद्रप्रस्थ लिख देना, ठीक है। दिल्ली लिख देना, इंद्रप्रस्थ लिख देना, ब्रैकेट में करके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप सारी बातें आप शुरू करोगे और यहाँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आज, उतना सारा का सारा आप लिखोगे उस क्वेश्चन में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि यहाँ तक हमें इतना समझ में आया कि दिल्ली के इतिहास को जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, स्रोत वगैरह काफ़ी कम है। जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर हम दिल्ली को समझते हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा गहराई में अब हम जा रहे हैं, तो अब गहराई में बात करें तो दिल्ली का जो इतिहास है वो उसकी प्राचीनता में खोया हुआ है। दिल्ली को समझने के लिए हमें प्राचीन दिल्ली को समझना पड़ेगा, प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनको समझना पड़ेगा। जब हम दिल्ली के इतिहास को जब हम देखते हैं तो इसका जो ये दिल्ली नाम है, पहले इसका नाम दिल्ली नहीं था, इसका जो नाम था वो इंद्रप्रस्थ था या फिर इंद्रप्रस्थ ज़्यादा फेमस है। तो इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ माना गया है और कहा गया है कि दिल्ली को युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। देवताओं के लिए ये मतलब ये जो शहर था वो इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि देवता भी निवास कर सकते थे। इतना अच्छा ये शहर था। और एक कहावत है, एक पौराणिक कथा है कि इसको युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया था। युधिष्ठिर कौन थे? 5 पांडवों में सबसे जो बड़े पांडव थे वो युधिष्ठिर थे। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होगी सारी, बस अभी आप पढ़ते रहिए। इंद्र की राजधानी जैसी दिखने के कारण इसे ऐसा नाम मिला। इंद्रप्रस्थ क्यों रखा गया था इस क्षेत्र का नाम, जिसे हम दिल्ली कहते हैं? मान लो ये पहले दिल्ली नहीं था, ये कोई क्षेत्र था, ठीक है। अब इसे इंद्रप्रस्थ कहा गया क्योंकि ये इंद्र जो भगवान हैं उनकी जो नगरी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और ये वाली जो दिल्ली का ये जो एरिया था उसे भी सुंदर बताया गया है, इसलिए इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इसे महाकाव्य महाभारत में पुरुषोत्तम के रूप में संदर्भित किया गया है। यह इस अवधि के दौरान सकरपथ, सकरापुरी और खांडवप्रस्थ जंगल में अवस्थित होने के कारण ये नाम पड़ा, के वैकल्पिक नामों से भी जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को यादवों के राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। शहर का बाद का इतिहास अस्पष्ट है, हालांकि इसका नाम इंद्रप्रस्थ बना रहा। देखिए, यहाँ पे आप चीज़ें शुरू हो जाती हैं पौराणिक चीज़ें, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो अब हम जब महाभारत को देखते हैं, एक महाकाव्य है जिसका नाम है महाभारत, ठीक है। महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें युधिष्ठिर दिखाई देते हैं, हमें हस्तिनापुर दिखाई देता है। फिर हमें बाद में समझ में आता है कि युधिष्ठिर के द्वारा एक जगह होती है जिसका नाम होता है खांडवप्रस्थ। और खांडवप्रस्थ में ही जो खांडवप्रस्थ होता है वो बहुत ही जंगली, बहुत ही फॉरेस्ट से घिरा हुआ एरिया होता है, जहाँ पर जिसको साफ वगैरह करके पांडवों के द्वारा फिर इंद्रप्रस्थ को बसाया जाता है। ये पुराने नाम हैं, जहाँ पर इंद्रप्रस्थ था उसके पुराने नाम हैं ये तीनों, सकरप्रस्थ, सकरापुरी और खांडवप्रस्थ, ये पुराने नाम हैं। और यहाँ पे ये जो बातें बताई गई ये
पौराणिक ग्रंथ से संबंधित हैं, मतलब महाभारत में लिखी हुई हैं। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख, देखो जो बौद्ध ग्रंथ है ना, जो पाली भाषा में जो स्थानीय उस समय भाषा हुआ करती थी, जिसमें कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोला जाता था, तो उस भाषा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बौद्ध जो ग्रंथ हैं वहाँ पर इंद्रप्रस्थ का उल्लेख जो है वो इंडपट और या फिर इंडपट्टन के रूप में किया गया है। यह बातें आप लिखना वहाँ पे, ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जहाँ इसे कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया। एक कुरु साम्राज्य था ना, जो पांडवों का साम्राज्य था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर बताई जाती है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ को ही कुरुओं की राजधानी बताया गया है। दिल्ली का पुराना किला व्यापक रूप से पुराने इंद्रप्रस्थ का अवशेष है। हालांकि इस संबंध में किसी भी निर्णायक ऐतिहासिक साक्ष्य का अभाव है। इतिहासकार उपिंदर सिंह कहती हैं कि पुराना किला एक महत्वपूर्ण स्थल है, चाहे वह इंद्रप्रस्थ का प्रतिनिधित्व करता हो या नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, जो पुराना किला है, बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा इस पुराने किले को, जो पुराना किला था, उसको इंद्रप्रस्थ का अवशेष माना जाता है। मतलब ये प्रमुख स्थान था जहाँ पर इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही होंगी। समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे आप पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हम बात कर रहे हैं, महाभारत के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं। यहाँ तक अभी आपको मैंने बताया था कि जो दिल्ली का इतिहास है उसके जो साक्ष्य हैं, जो स्रोत हैं दिल्ली के इतिहास को समझने के लिए, वो बहुत कम हैं, वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हम पौराणिक ग्रंथों या जो ग्रंथ हमारे पास किताबें अवेलेबल हैं उसका सहारा लेते हैं। अब इसी में हम देख रहे हैं कि जो महाभारत वगैरह है, एक महाकाव्य, एक ग्रंथ है महाभारत, तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी दिल्ली के बारे में मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो जो इंद्रप्रस्थ वगैरह था उसकी स्थापना किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा की जाती है। इंद्र की राजधानी के समान होने के कारण इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था। ये जो इंद्रप्रस्थ का स्थान है इसको पहले खांडवप्रस्थ या शकरप्रस्थ और सकरापुरी के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ में जो इंद्रप्रस्थ का स्थान है उसको इंडपट और इंडपट्टन कहा गया है, ठीक है। इसके साथ ही जो उपिंदर, जो मतलब ये जो पुराना किले का एरिया है, इसी को पुराना जो इंद्रप्रस्थ है उसका अवशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये जो खंडर आज के टाइम पर ये जो किला दिखाई देता है, ये इंद्रप्रस्थ का ही एक अवशेष है, इंद्रप्रस्थ का ही बचा हुआ रूप इसे मान लिया जाता है, या ऐसा मान लिया जाता है जहाँ पर आज पुराना किला है वहीं पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था। उपिंदर सिंह कहती हैं कि देखो, हालांकि हमारे पास सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि पुराना किला जो है वही इंद्रप्रस्थ का अवशेष है, बचा हुआ अवशेष या सबूत वही है इंद्रप्रस्थ का, लेकिन हमारे पास सबूत तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, ये जो पुराना किला है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है दिल्ली के इतिहास को समझने के लिए। 1954 और 1955 में 1969 से 1973 और 2013 से 2014 के बीच पुराना किला में पुरातत्व सर्वेक्षण किए गए। पुरातात्विक खुदाई में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, जो शुरुआती ऐतिहासिक काल रहा था, उसकी संरचनाओं का खुलासा हुआ। पुरातत्व से पता चलता है कि लोग मिट्टी की ईंटों और पक्की ईंटों के घरों में रहते थे। उनके आसपास यथोचित जटिल जल निकासी थी। मानव आवास के कई स्तर मिले हैं हमें, जिनमें घरों का निर्माण एक समान तरीके से किया जाने का प्रमाण है। ईंटों का अक्सर पुनः उपयोग किया गया है। यह स्थल तब तक बसा हुआ था जब तक हुमायूं के दीनपनाह का निर्माण नहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। दीनपनाह समझ रहे हैं, दिल्ली में ही एक और शहर बसाया गया था दीनपनाह हुमायूं के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि ये जो पुराना किला है वहाँ पर कई सारी बस्तियाँ पहले बसी हुई थी। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि 1954 से 1955 में ये लगभग 1-1.5 साल तक खुदाई का कार्य चलता है पुराने किले में। फिर ये जो टाइम पीरियड है, इसके टाइम पीरियड में भी खुदाई का काम चलता है इसमें, पुराने किले के अंतर्गत। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली के पास पड़ेगा, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। फिर 2013 और 2014 रिसेंटली कई सारे सर्वेक्षण किए जाते हैं, खुदाई वगैरह होती है। कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद होते हैं वो जाते हैं यहाँ पर, ऐतिहासिक रूप से कई सारे प्रमाण ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ पाई गई, ईंट वगैरह पाई गई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिली हैं। साफ तौर पर यहाँ पर पाया गया है कि ईंटों का दोबारा भी उपयोग करते थे यहाँ के उस समय के लोग, और जो जल निकासी प्रणाली है वो थोड़ी जटिल थी, लेकिन थी। जल मतलब जैसे कि आज हम सीवेज सिस्टम देखते हैं, हमारा जो गंदा पानी निकालने का जो हम सिस्टम बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है।
दोस्तों हो सकता है आपको नोट्स अब थोड़ा हार्ड लग रहे हों या लग रहा हो, लेकिन जब मैं समझाता हूँ ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती होंगी। जो मैं समझा रहा हूँ वही आप लिखेंगे ना एग्ज़ाम में, वो भी गलत नहीं होगा, सही जाएगा पूरी तरह। ठीक है, जो मैं समझाता हूँ तो वो आप ईज़ी तरीके से आप समझकर लिख सकते हैं वहाँ पर। अब आगे पढ़ रहे हैं हम, तो पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल, ये एक बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं। उन्होंने कई सारी खुदाइयाँ वगैरह कराई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं ये बीबी लाल। तो इन्होंने स्थल का समय निर्धारण करने और यह निर्धारित करने के लिए क्या यह महाभारत से जुड़ा हुआ था। इंद्रप्रस्थ के विवादित स्थल पुराना किला में एक परीक्षण उत्खनन किया। 1954 से 1955 के सत्रों में चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड और शुंग और कुषाण साम्राज्य काल के मिट्टी के बर्तनों का पता चला। सबसे पुरानी कलाकृति एक चित्रित धूसर मृदभांड और 1969 और 1970 में हुए उत्खननों यानी कि जो खुदाइयाँ हुई थी उसमें चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ के कोई संरचनात्मक अवशेष प्राप्त नहीं हुए। देखिए दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, एक पुरातत्ववेत्ता है जैसे कि बीबी लाल, तो इन्होंने काफ़ी खुदाइयाँ की। इन्होंने कोशिश की कि क्या ये जो पुराना किला है, क्या ये स्थान इंद्रप्रस्थ से जुड़ा हुआ है, क्या ये इंद्रप्रस्थ का प्रतीक है, या ये जो स्थान था महाभारत का इंद्रप्रस्थ, क्या ये पुराने किले में इसके कुछ सबूत मिलेंगे हमें। तो इसके लिए कई सारे इन्होंने परीक्षण किए, मतलब कई सारी खुदाई से संबंधित कार्य किए पुराने किले में, लेकिन जो चीज़ें मिली हैं वो स्पष्ट रूप से जो चित्रित धूसर मृदभांड मिला है, जो लगभग आज से 2600 साल पुराना या 2500 साल पुराना था। इसके अलावा काली पॉलिश वाले मृदभांड, कुछ बर्तन मिले। ये मृदभांड मतलब होता है बर्तन, बर्तनों से ना अंदाज़ा लगाया जाता था कि कितना साल पुरानी संस्कृतियाँ हैं, तो इसलिए बर्तनों का हम यूज़ करते हैं इतिहास को समझने में। तो उस समय के जो बर्तन मिले हैं उसे हम धूसर मृदभांड और काली पॉलिश वाले मृदभांडों के नाम से जानते हैं। हालांकि ये 2500 साल, 2000 साल या 2600 साल तक पुराने बर्तन हमें वहाँ पे मिलते हैं। और ये जो शुंग एक दूसरा साम्राज्य था जिसके बारे में तो हम जानते हैं काफ़ी कुछ। शुंग और कुषाण साम्राज्य, ये प्राचीन भारत के साम्राज्य थे, इसके बारे में तो हम जानते हैं भी बहुत कुछ। तो इनके कुछ अवशेष हमें दिखाई देते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से महाभारत से संबंधित जो इंद्रप्रस्थ था उससे संबंधित कुछ स्पष्ट रूप से हमें कोई आकृति जैसा कुछ अवशेष नहीं मिलता है। सिंपल सी बात है, यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आया कि इंद्रप्रस्थ वगैरह के बारे में हम जितनी भी बात कर रहे थे, इंद्रप्रस्थ वगैरह के बारे में, तो उससे संबंधित कई सारी खुदाइयाँ कराई गई पुराने किले में, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पुराना किला ही वो स्थान है जहाँ पर इंद्रप्रस्थ का अवशेष हमें मिल सकता है, या ये इंद्रप्रस्थ की जगह पर ही पुराना किला बना है, या ये उसी का अवशेष है। ऐसा विश्वास रहा है ऐतिहासिक लोगों का। ठीक है, पौराणिक जो ग्रंथ हैं वो ऐसा बताते रहे हैं और बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं। इसी कारण से कई सारी खुदाइयाँ हुई, कई सारे पुरातत्व सर्वेक्षण किए गए पुराने किले में, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से कुछ खास चीज़ें हमारे सामने नहीं आई जो साबित कर सकें कि महाभारत में जो वर्णित इंद्रप्रस्थ है वही पुराना किला का अवशेष है। मतलब पुराने किले के रूप में हमें दिखाई देता है, या वही स्थान पर पहले इंद्रप्रस्थ था, ऐसा कोई हमें खास चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्न हो रही हैं सारी चीज़ें। टर्न इसलिए हो रही हैं कि यहाँ तक अभी हमने बात की, जितनी बात की हमने वो नेगेटिव सेंस में की। नेगेटिव सेंस का मतलब थोड़ा सा कि अभी इतिहास में हमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही, इंद्रप्रस्थ वगैरह को हम साबित नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा नेगेटिव मिल रही हैं। लेकिन अब थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहो, इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको ईजिली समझ में आएंगी। अभी हम बात करेंगे दिल्ली के इतिहास के बारे में भी, और इतिहास तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये स्रोत है ना भाई, स्रोत ना बहुत मुश्किल से आते हैं समझ में, लेकिन आप फिर भी थोड़ा इजी करके मैं आपको समझा रहा हूँ, तो स्रोत में समझने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 1954 से 1955 के सत्रों में, ये इस काल में यहाँ पे कुछ बर्तन मिले थे, और उत्तरी काली पॉलिश वाले मतलब पुराने बर्तन मिले हैं, और ये शुंग और कुषाण साम्राज्य के काल के मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। मौर्य युग के पूर्व की बस्ती से संबंधित दूसरे मृदभांड एवं लाल मृदभांड के साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि 16 महाजनपदों के समय दिल्ली में मानव बस्तियां थी। अब देखिए, ये जो बर्तन वगैरह मिले हैं ना 2500 साल पुराने, आज से 6000 ईसा पूर्व का मतलब है 2600 साल पुराने बर्तन मिलना। मौर्य काल जब था उस समय भी दिल्ली में, मतलब मौर्य काल भी तो लगभग इतना ही है, 2300 साल पुराना है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको दिल्ली में 2500-2600 साल पुराने मानव बर्तन मिल रहे हैं, जो हम इतिहास में यूज़ करते हैं, जिनको इतिहास समझने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो बर्तन हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस समय जब
16 जनपद हुआ करते थे भारत में, जब राज्य हुआ करते थे आज से 2500 साल पहले, जब अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो दिल्ली में भी मानव बस्तियां थी। मतलब गांव या हो गए या कुछ बस्तियां हो गई, सेटलमेंट्स हो गए कुछ, दिल्ली में थी। इतना हमें सबूत तो मिलता ही मिलता है बर्तनों के मिलने से, क्योंकि जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो दिल्ली तो हमें दिखाई ही नहीं देती। हमें क्या क्या दिखाई देता है? हमें वाराणसी दिखाई देता है, हमें मथुरा दिखाई देता है, हमें पटना दिखाई देता है, पाटलिपुत्र दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी जब खुदाइयों में 2600 साल 2500 साल पुराने बर्तन मिले हैं, जिसे हम धूसर मृतभांड कहते हैं, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृतभांड कहते हैं, जब वो मिले हैं तो ये स्पष्ट रूप से साफ साफ है कि दिल्ली में मानव बस्तियां थी प्राचीन समय में। दिल्ली के क्षेत्र के श्रीनिवासपुर में पाए गए एक पत्थर की नक्काशी के विश्लेषण के आधार पर डीसी सरकार का मानना है कि मौर्य काल में इंद्रप्रस्थ एक महत्वपूर्ण शहर था। अब दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली के क्षेत्र के एक जगह है श्रीनिवासपुरी। वहाँ पर कुछ अभिलेख मिले हैं, जो पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला है वहाँ पर, जो कि मौर्य शासन से संबंधित हैं। जो मौर्य सम्राट अशोक थे उससे संबंधित कुछ अभिलेख वगैरह मिले हैं दिल्ली के इस शहर में। और उसी के आधार पर एक इतिहासकार हैं डीसी सरकार, ये कहते हैं कि हाँ, मौर्य काल में इंद्रप्रस्थ शहर एक महत्वपूर्ण शहर था। तो यहाँ पर ये इस दावा करते हैं कि ये शहर मौर्य काल में था। अब इस पौराणिक शहर अस्तित्व के कई और साहित्यिक स्रोत हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अभी हम और भी स्रोत देखते हैं। अभी हमने बात की कि हाँ इंद्रप्रस्थ था, महाभारत वगैरह को देखा, लेकिन और भी कई सारे साहित्यिक स्रोत हैं, ग्रंथ हैं, जो हमें बताते हैं कि हाँ इंद्रप्रस्थ था। पौराणिक शहर है ये, पौराणिक मतलब हमारे धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है ये शहर। सबसे पहले अबुल फजल द्वारा प्रसिद्ध आईन अकबरी इंगित करती है कि दिल्ली को मूल रूप से इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता था। मतलब सिंपल सा है, इंद्रप्रस्थ ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इंद्रपथ कह लो या इंद्रप्रस्थ कह लो, बात तो वही है। तो इस तरह अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक आईन अकबरी में भी इस शहर के होने का दावा किया है। इसके साथ ही पश्चिमी दिल्ली के नरैना गांव में खोजे गए 14वीं शताब्दी के एक शिलालेख में कहा गया है कि ये गांव इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में है। अब देखो, सिंपल सा एक गांव है जिसका नाम है नरैना, गांव है नरैना, और नरैना में एक अभिलेख मिला जिसमें लिखा गया है कि ये जो गांव है ना नरैना, ये मिला है कहाँ पर? ये इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप खुद सोचिए, जैसे कि मैं बोल दूं कि इस समय मैं इंद्रप्रस्थ के दक्षिण में बैठा हूँ, और कई 2000 साल बाद मेरे इसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ मतलब मैंने कहीं पे ये चीज़ लिख दी है और कोई इतिहासकार इसको देखता है, पढ़ता है, तो वो कहेगा कि अरे एक व्यक्ति था जो कह रहा था कि मैं इंद्रप्रस्थ के दक्षिण में हूँ, मतलब उत्तर में इंद्रप्रस्थ था। कहने का मतलब क्या है कि इंद्रप्रस्थ था। ये सारे सबूत हैं, ये साक्ष्य हैं जो हमें बता रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ था। यहाँ पे आप बात को समझिए, और यही सारी चीज़ें आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप सारी चीज़ें आप उसको बताएं। इसके अलावा दिल्ली के उत्पत्ति के संबंध में 1847 से और 1950 के बीच किए गए दो दावों ने इंद्रप्रस्थ के मिथक को इतिहास में बदल दिया। विशेषज्ञों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के साथ साथ गैर विशेषज्ञों, लेखकों और टूर गाइड जो आते हैं, जो गाइड वगैरह आते हैं, उन्होंने प्रारंभिक दावा किया। इन दोनों समूहों ने सुझाव दिया कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली का मूल स्थान था। दूसरा दावा यह था कि 16वीं शताब्दी में बना पुराना किला प्राचीन लेकिन अदृश्य शहर इंद्रप्रस्थ के ऊपर बनाया गया है। सिंपल सी बात है। अब देखो, इंद्रप्रस्थ का ये जो एक लोग अभी तक इसे मिथक समझते थे, और आज भी थोड़ा हम मिथक के रूप में देखते हैं कि यार क्या सच में इंद्रप्रस्थ था। मिथक मतलब एक थोड़ा झूठ के रूप में देखते हैं, और पहले भी थोड़ा मिथक के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन फिर भी जब 1847 से 1950 के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस मिथक को बदल दिया, और ये प्रयास हुआ कि हाँ इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ था। कई सारे विशेषज्ञ, कई सारे स्पेशलिस्ट आए, कई सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इतिहासकार थे, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, उन्होंने ये दावा किया कि हाँ इंद्रप्रस्थ था। कुछ गैर विशेषज्ञ भी थे, कुछ लोग भी थे जो दावा करते थे प्राचीन इतिहास को जानने का, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ इंद्रप्रस्थ था, और इंद्रप्रस्थ ही दिल्ली का मूल स्थल है। मतलब असली दिल्ली जो थी वो इंद्रप्रस्थ ही थी। इंद्रप्रस्थ ही वो स्थान है जो दिल्ली में था आज का। और ये भी दावा किया गया कि ये जो पुराना किला है वो इंद्रप्रस्थ के ऊपर बनाया गया है।
जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा इंद्रप्रस्थ जो शहर दब गया है या नहीं दिखाई दे रहा, उसी के ऊपर ये पुराना किला बना है। ये वही स्थान है पुराना किला जहाँ पर पहले इंद्रप्रस्थ था, ऐसा दावा किया गया। सैयद अहमद खान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं यहाँ पे अभी इनके बारे में बताऊंगा आपको। सैयद अहमद खान द्वारा रचित असर और संदीद वर्तमान दिल्ली की सीमाओं के भीतर इंद्रप्रस्थ के अस्तित्व की पुष्टि करता है। उनके अनुसार युधिष्ठिर ने 1450 ईसा पूर्व में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर से शासन किया। अब ये अलग ही बात कर रहे हैं थोड़ी सी, ये कहते हैं कि ये भी बात करते हैं सर, ये जो सैयद अहमद खान है, ये कहते हैं कि दिल्ली जो आज के टाइम पर है वो मतलब दिल्ली की सीमाओं के भीतर इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व था। मतलब आज जो हम दिल्ली देखते हैं उसमें इंद्रप्रस्थ था, हमेशा ही था इंद्रप्रस्थ, ऐसा दावा सैयद अहमद खान के द्वारा किया जाता है। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने इस समय आज से लगभग 3500 साल पहले इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी और फिर उन्होंने हस्तिनापुर से पूरा शासन चलाया था। लेकिन इन्होंने जो भी दावे किए, शुरुआत में तो लग रहा था कि हाँ इनके दावे अच्छे हैं, लेकिन जो रिसर्च हुई, फिर जब डेट को निर्धारित किया गया तो इनके इनके दावे को तो माना गया कि हाँ इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व था, लेकिन जो इन्होंने डेट के बारे में बात की थी कि इस डेट को स्थापना हुई या इस समय तक इंद्रप्रस्थ रहा था, उसको पूरी तरह नकार दिया गया है। ठीक है, ऐसा भी मान लिया गया है कि इन्होंने प्रकाश में आने के लिए बहुत सारी डेट वगैरह का निर्धारण कर दिया ताकि लोगों का इनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाए। तो इसलिए इनकी इनकी केवल एक बात को माना जाता है महत्वपूर्ण, जो कि ये है कि हाँ इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व था। ठीक है, लेकिन जो भी बात हो, चाहे वो प्रकाश में आना चाहते हो उनका वो जो भी हो, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि इनके द्वारा भी दावा किया गया। इसके साथ ही इतिहास की पुस्तकों, पुरातात्विक रिपोर्टों और संग्रहालयों जैसे जो प्रशासनिक स्थानों इंद्रप्रस्थ के उल्लेख से इंद्रप्रस्थ के अस्तित्व को एक निश्चित गौरव प्राप्त हुआ। प्राचीन दिल्ली के रूप में इंद्रप्रस्थ की स्थिति को विभिन्न साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया गया है और पुरातात्विक साक्ष्य की कमी के बावजूद प्रसिद्ध इतिहासकारों, लेखकों, टूर गाइडों, ब्लॉगर्स और यहाँ तक कि आम लोगों ने भी इसके होने का समर्थन किया है। देखिए दोस्तों, इतिहास की पुस्तकों में और बहुत सारे जो पुरातात्विक रिपोर्ट हैं वो हमें बताती हैं कि हाँ इंद्रप्रस्थ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं हमें मिल जाते हैं, जो कि भले ही हमारे पास साक्ष्य कम है, पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास कम है, ऐतिहासिक साक्ष्य सबूत कम है इंद्रप्रस्थ को साबित करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसी विश्वास हमें दिखाई देता है कि हाँ इंद्रप्रस्थ था और बहुत सारे लोग इसका समर्थन करते हैं। बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे ब्लॉगर्स, ब्लॉग बनाते हैं आजकल जो, वो तो सभी और मैक्सिमम जो आम लोग हैं वो मानते हैं कि हाँ इंद्रप्रस्थ था। तो यहाँ तक हमने बात कर ली दिल्ली के अध्ययन के एक स्रोतों की। ठीक है, इंद्रप्रस्थ को भी हमने शामिल कर लिया पूरी तरह। दिल्ली इंद्रप्रस्थ बात तो वही हो गई ना, तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ सेम ही हो गया यहाँ पे। और हमने स्रोतों की बात की है, याद रखना स्रोतों से क्वेश्चन आएगा और आपको ये सारी बातें लिखनी है जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई। और रही बात दिल्ली के इतिहास की, तो दिल्ली के इतिहास को मैं अभी 5 मिनट की एक वीडियो बना देता हूँ, उसमें आप समझ लेना दिल्ली का क्या इतिहास रहा था। इतिहास आपको समझ में आएगा तो ये सारी चीज़ें आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई, और ये सारी बातें यहाँ पर जो भी आपको नोट्स के रूप में दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में लिखनी हैं। सारी चीज़ें याद कर लो, समझ लो, याद हो ही जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। वंस अगेन थैंक यू।